नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक है हमारा मध्यकालीन इतिहास में रजिया सुल्तान के विषय में पढ़ेंगे। और इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और आराम शाह तीनों के बारे में पढ़ा दिया है। तो अगला जो टॉपिक है रजिया सुल्तान है ना। रजिया सुल्तान से पहले दिल्ली के जो सुल्तान थे वो कौन थे? इनके पिताजी थे। इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने शासन किया था एक लंबे समय तक, है ना। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और 10 से लेकर के 36 तक इल्तुतमिश ने दिल्ली पर शासन किया। और 36 से 40 मतलब बहुत छोटा सा कार्यकाल था रजिया सुल्तान का, 4 साल का। हेडिंग भी है रजिया सुल्तान को, इसमें पढ़ेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, इत्मीनान के साथ, बिल्कुल धैर्य के साथ इसे पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करना भी ना भूलेंगे, है ना। और जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ तक आप शेयर करें, बिल्कुल निःशुल्क ये आपको लिए पढ़ाया जा रहा है। और पूरा कोर्स पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर के और भी टॉप वीडियोस देख सकते हो। तो देखिए 36 से 40 कौन रही दिल्ली में? रजिया सुल्तान। 4 साल का शासनकाल था इनका, है ना। कितने साल का? 4 साल का। 4 वर्ष का शासनकाल था। दिल्ली पर शासन किया किसने? रजिया सुल्तान ने। ठीक है। अब इनसे पहले कौन कौन थे देखिए, एक बार मैं आपको बता देता हूं इधर। सबसे पहले दिल्ली पे सल्तनत की स्थापना, तुर्की की स्थापना किसने करी? ऐबक ने। पहला व्यक्ति था जिसने शासन कहां से चलाया? लाहौर से। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, ये प्रश्न आता है। दूसरा, इसके बाद इल्तुतमिश को ही पढ़ेंगे। वैसे आराम शाह था लेकिन वो अयोग्य था। अयोग्य लोगों का कोई लेना देना नहीं शासनकाल से, है ना। वैसे ही वो पेज बिगाड़ने के लिए उसे पढ़ देते हैं, वैसे लिखना नहीं चाहिए उनके बारे में। तो इल्तुतमिश ने वास्तविक जो अपनी राजधानी बनाई पहली बार, वो कौन सी बनाई? दिल्ली बनाई इल्तुतमिश ने। ठीक है। अब परंपरा तो ये थी कि दिल्ली में किसे बनाना? उत्तराधिकारी, पुत्रों को ही बनाना। मतलब जेंडर में, अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर के हिसाब से था, है ना। पुरुष को ही बनाया जाएगा, महिलाओं को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इस परंपरा को इल्तुतमिश ने तोड़ दिया। और इल्तुतमिश ने जब एक अभियान के लिए जाता है तो दिल्ली का चार्ज अपनी पुत्री के हाथों में दे करके जाता है। और पुत्री थी इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान। मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक बहुत ही शानदार है, बहुत क्वेश्चन कवर होते हैं। देखो हिस्ट्री में या तो क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा आते हैं या फिर मध्यकालीन इतिहास से, इन दोनों से आते हैं। एंशिएंट से संभवतः एक आध क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे भी ये टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में पड़े हुए पूरे टॉपिक हैं, जीरो से, है ना। वहां जाकर के आप नोट्स भी बनाइए और देखिए, पढ़िए। तीसरा, रजिया सुल्तान। तो ये 3 शासक हो गए। इस तरीके से हम दिल्ली को पढ़ रहे हैं, है ना, जो भारत में स्थापित होते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री कौन बनती है दिल्ली की सुल्तान? रजिया सुल्तान बनती है। ठीक है। शासनकाल रजिया सुल्तान का 36 से 40 तक था। तो देखिए, सबसे पहले तो पहला पॉइंट लिखेंगे, दिल्ली की पहली और अंतिम, दिल्ली की पहली और अंतिम, अंतिम भी लिखेंगे क्योंकि इनके बाद नहीं बना कोई, और पहली लिखेंगे इनसे पहले नहीं बना कोई भैया, है ना। दिल्ली की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका, मुस्लिम महिला शासिका, है ना। महिला शासिका, पहली बार महिला का नंबर आ रहा है भैया। मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती हैं या सुल्तान बनती हैं। ठीक है, गद्दी पर बैठती हैं या दिल्ली का चार्ज संभालती हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए, लिख लेना, छाप लेना इसे। पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली की कौन थी? रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। अंडरलाइन कर लेना। दूसरा प्रश्न यहां से ऐसे पूछ लेता है एग्जामिनर, उत्तर भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका। क्योंकि भाई इन्होंने शासन तो उत्तर भारत पे किया, उत्तर भारत मतलब दिल्ली और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र किस में आएगा? उत्तर भारत में। उत्तर भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये तो प्रश्न आ जाते हैं, इस तरीके से आप नोट कर लेना। ठीक है। अगला पॉइंट, इल्तुतमिश के बाद
उत्तराधिकारी, वैसे तो बहराम शाह को बना के गया था इल्तुतमिश, किसे बना के गया? बहराम शाह को, लेकिन वो तुर्की अमीरों ने गद्दी से हटा दिया। उनका भी एक फंडा बताऊंगा आपका, बड़ा फंडा चलता था दिल्ली में कि भाई शासन कौन करेगा, शक्ति किसके हाथ में रहेगी, ऐसा चक्कर था कुछ, है ना। तो इल्तुतमिश के बाद उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान बनती है। ठीक है, और बन के रजिया सुल्तान कितने साल तक शासन कर रही है? 4 वर्ष तक दिल्ली में रहती है, फिर इनकी हत्या कर दी जाती है, बताएंगे अभी आपको, है ना। तो आगे लिखेंगे आप, रजिया सुल्तान ने गद्दी पर बैठते ही रजिया सुल्तान ने गद्दी पर बैठते ही पर्दा प्रथा को रोक दिया। जो पर्दा प्रथा महिलाओं की चलती थी उसे रोक दिया, पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया, ऐसे लिखना। जैसी गद्दी पर बैठी तो उन्होंने किस प्रथा को समाप्त कर दिया? पर्दा प्रथा, है ना। महिला जो पर्दे में रहती थी, पर्दा इट मीन्स कर्टेन, इंग्लिश में कर्टेन बोल सकते हो उसे, तो वह दिल्ली सल्तनत में नहीं चलेगा, है ना, हमारे शासनकाल के दौरान। तो सबसे पहले महिलाओं को पर्दा से आज़ादी दे दी, एक तरीके से आप पढ़ेंगे तो पहला फैसला किनका? रजिया सुल्तान का। आगे देखेंगे, आगे लिखेंगे रजिया सुल्तान के विषय में महत्वपूर्ण पॉइंट, देवल से लखनौती तक विस्तार कर लिया था रजिया सुल्तान ने। अगला पॉइंट लिखेंगे, रजिया सुल्तान का विस्तार था, देवल एक राज्य पड़ता है, देवल इधर पश्चिम भारत में है ना, लखनौती बंगाल में, लखनौती ब्रैकेट में लिख लेना बंगाल, और ये पश्चिम भारत है ना। लखनौती बंगाल तक साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। विरोधी शासकों को हराया इन्होंने भी अपने पिताजी की तरह, साम्राज्य का विस्तार कर लिया, साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट यहां से लिखेंगे आप, उम्दत अल निश्वा की उपाधि इन्होंने धारण करी दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद। रजिया ने उम्दत अल निश्वा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना। रजिया ने जैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठी तो क्या धारण करी? उम्दत अल निश्वा, और इन्होंने अपने सिक्कों पर भी ये नाम छपवाया। एक पॉइंट तो लिख लेना, रजिया ने अपने सिक्कों पर सिक्के चलाए, रजिया ने अपनी जो मुद्रा चलाई, सिक्के चलाए, सिक्कों पर उम्दत अल निश्वा नामक नाम अंकित कराया। ठीक है, क्या अंकित कराया? अपनी जो उपाधि थी वो सिक्कों पर उन्होंने छपवा दिया। ठीक है, सिक्कों पर छपवा दिया। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को याद रखना। अब विस्तार कहाँ तक था? देवल नामक राज्य से लेकर के लखनौती बंगाल तक रजिया का विस्तार था, साम्राज्य फैला दिया था, है ना। विरोधी शासकों को अलग अलग हरा हरा के विस्तार कर लिया अपने साम्राज्य का। ये उपाधि भी याद रखना है, उम्दत अल निश्वा। ठीक है, दोबारा देख लो, पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका पहली कौन थी? रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है दिल्ली की पे। शासन 1236 से 1240। उत्तर भारत की भी पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, है ना। उत्तर भारत लिख के देता है वो एक ही बात है। इल्तुतमिश के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है दिल्ली का? रजिया बेगम। रजिया सुल्तान ने गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहला फैसला क्या लिया? पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया दिल्ली से, महिलाओं के पर्दा प्रथा को। ठीक है, अब देखिए आगे नोट करेंगे,
सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था, इसे मैं हटा देता हूं। दिल्ली पर इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बैराम शाह को उन्होंने बैठाया था इक्तादार, जिनको जमीनें दी गई इल्तुतमिश के समय में, जो इक्तादार कहलाए, उनका सबसे ज्यादा प्रभाव था। इक्तादार भैया कहते थे कि हमारे हिसाब से शासन चलेगा, जिसका भी चलेगा, है ना। तो लिखेंगे दिल्ली पर रजिया सुल्तान ने, ये नोट करते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजिया सुल्तान ने इक्तादारों के प्रभाव को कम किया, प्रभाव को कम किया पहले, है ना, इक्तादारों के। जो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई एक व्यवस्था थी इक्ता प्रणाली। एक अरबी भाषा में इक्ता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा या जमीन का हिस्सा। जिस जमीन को लोग अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल में लेते थे उन्हें इक्तादार कहा गया। तो दिल्ली की गद्दी पर जब इल्तुतमिश का निधन हो जाता है, अयोग बैराम शाह को बिठाते हैं, तो अपने हिसाब से शासन चलाते हैं वो, है ना। क्या करते हैं, अपने हिसाब से शासन चलाते हैं। जैसे बहुत सारे साम्राज्यों में होता आया है, अगर देखेंगे तो आप, है ना, आज भी होता है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी को बना दिया, लेकिन और लोग कंट्रोल में रखते हैं शासन को। ऐसे ही दिल्ली में जो कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे थे रजिया सुल्तान के समय में, वो कौन थे, इक्तादार। पूरा नाम लिखोगे तो इन्हें बोलते थे सामंत इक्तादारों के प्रभाव से, दोबारा भी लिख लेना इसे समझने के लिए, प्रभाव से दिल्ली सल्तनत को क्या किया, मुक्त किया, है ना। सबसे पहले इनको विद्रोहियों को, एक तरीके से विद्रोही थे जो रजिया सुल्तान को शासन नहीं चलाने दे रहे थे। कौन थे, सामंत इक्तादार, जो इल्तुतमिश के समय में इल्तुतमिश इनको एकता दे करके गया था, है ना, एकता प्रणाली में शामिल कर गया था। तो पहले इनके प्रभाव को कम किया। किसने प्रभाव को कम किया, रजिया सुल्तान ने, कि पहले इनको कम करो, इनके प्रभाव को, इक्तादारों के, है ना। याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है एकता नामक व्यवस्था किसने शुरू करी, इल्तुतमिश ने। पहले इनका प्रभाव कम किया, फिर तुर्की गुलामों का, दिल्ली पर तुर्की अमीरों का, तुर्की अमीर गुलाम, और लिख लेना ब्रैकेट में, प्रभाव रजिया सुल्तान ने कम किया, ठीक है भाई। जब वो व्यक्ति थे, आप जो भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे तो आप समझेंगे, अंडरलाइन कर लेना, तुर्की अमीर और गुलाम। ये वो व्यक्ति थे, कौन से व्यक्ति थे, कि जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को या दिल्ली के शासन को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे हमेशा, है ना। दिल्ली की गद्दी पर जो बैठेगा वो हमारे हिसाब के आदमी बैठेगा, सुल्तान जो हम कहेंगे सुल्तान उस हिसाब से दिल्ली को चलाएगा। तो इनको बोला गया तुर्की गुलाम अमीर, ठीक है। ये हस्तक्षेप करते थे शासन प्रशासन में हमेशा सल्तनत के, है ना। जैसे रजिया ने कोई डिसीजन लिया, कोई निर्णय लिया, तो इन्होंने हस्तक्षेप कर दिया कि भाई हमारे हिसाब से लो, तो बड़े परेशान रहते थे, है ना। तो पहले इनको प्रभाव को कम किया, फिर तुर्की अमीर गुलामों का प्रभाव रजिया सुल्तान ने दिल्ली से कम किया, है ना। और दिल्ली से रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने का भी जो श्रेय जाता है ना, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि दिल्ली की गद्दी से रजिया सुल्तान को किसने पद से हटाया, किसका षड्यंत्र था, किसकी चाल थी, किसकी भूमिका थी। तो गुलाम अमीरों की भूमिका रही रजिया सुल्तान को हटाने में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है। आगे देखिए, इसे हटा देता हूं, नोट करते चलना भाई साहब, चिंता ना करो, क्वेश्चन यहां से आपके सब आएंगे और कोई बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्जाम आप दे लेना, वनडे एग्जाम, पूरा टॉपिक प्ले लिस्ट में जाके पढ़ेंगे आप, टॉपिक बाई टॉपिक, है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। कबीर खां एयाज कुछ भरोसेमंद व्यक्ति थे रजिया सुल्तान के, तो रजिया सुल्तान ने कुछ लोगों को सूबेदार बनाया अपना। रजिया सुल्तान ने अपने भरोसे पात्र लोगों को पदों पर बिठाया। भाई जो अपने
पात्र लोग होंगे, कृपा पात्र होंगे अपने, जैसा हम कहेंगे उस हिसाब से करेंगे, उन्हीं लोगों को पद दिया जाएगा ना, आज भी दिया जाता है। तो ऐसे कुछ पद रजिया सुल्तान ने भी दिए अपने भरोसे वाले व्यक्तियों को। तो जैसे कोई 2-3 लोगों का मैं उल्लेख देता हूं यहाँ पे, उन्होंने सबसे ज्यादा रजिया सुल्तान को बाद में परेशान किया। जैसे कबीर खां एजाज बनाया लाहौर का, कबीर खां एजाज ये लाहौर का सूबेदार बनाया रजिया सुल्तान ने, ये भरोसे पात्र था। लाहौर का कौन बनाया? सूबेदार, ब्रैकेट में लिख लेना। ये भी रजिया सुल्तान का कृपा पात्र था, भरोसेमंद व्यक्ति था, अल्तुनिया। इसको कहाँ की सूबेदारी दे दी? बठिंडा की। और बठिंडा आपको जानते ही है कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, एक और व्यक्ति का नाम लिख लेंगे, बदायूं का अमीर ए हाफिज बनाया। बदायूं का किसे बनाया? अमीर ए हाफिज नामक व्यक्ति को बदायूं का सूबेदार बनाया। ये रजिया सुल्तान के बहुत करीबी व्यक्ति थे, तो इनको एक एक राज्य का सूबेदार बना दिया कि भाई आप इन राज्यों को संभालिए। विश्वास पात्र व्यक्ति थे, है ना। इक्तादारों से अलग थे, गुलाम अमीरों से अलग थे, रजिया सुल्तान के विश्वास पात्र थे। तो रजिया सुल्तान ने इनको अलग अलग गवर्नर बना दिया कि आप मेरे हिसाब से शासन करिए आराम से। ठीक है, और एक एक राज्य दे दिया। दोबारा देख लीजिए सॉरी, कबीर एजाज को लाहौर का सूबेदार, अल्तुनिया का बड़ा रोचक प्रसंग आएगा, बठिंडा का सूबेदार, और अमीर हाफिज को बदायूं का सूबेदार। अब एक लाइन और जहां नोट करने योग्य है, एक याकूत नामक प्रमुख व्यक्ति था। याकूत कौन लिखेंगे? याकूत नाम लिखेंगे। याकूत नामक व्यक्ति को रजिया सुल्तान ने अस्तबल का प्रमुख बनाया था, जो घोड़ों की देखरेख का विभाग था, अस्तबल का प्रमुख बनाया था। किसे बनाया था? याकूत नामक व्यक्ति को। यह भी अंडरलाइन कर लेना, यह बड़ा विश्वास पात्र था, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति था याकूत। तो रजिया सुल्तान ने इन्हें काय की नौकरी दी? अस्तबल का प्रमुख बनाया, जो घोड़ों को रखते हैं ना, उस विभाग का प्रमुख बनाया। वेल डन। सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति था। इतना कहा गया इतिहास में कि जब भी रजिया सुल्तान आसपास के इलाकों में, क्षेत्रों में कहीं जाती थी तो घोड़े पे बिठाता था हाथ लगा करके, और घोड़े से उतारता भी था। कौन? याकूत नामक व्यक्ति सबसे ज्यादा भरोसेमंद, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति था। अल्तुनिया भी था। ये सारे लोग थे जो लाहौर का, बठिंडा का और बदायूं के सूबेदार बनाए थे। ठीक है, तो अपने विश्वास पात्रों को रजिया ने अलग अलग स्थानों पर अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया अपने शासन को चलाने के लिए, और इनके प्रभाव को कम कर दिया। तुर्की अमीर गुलामों के प्रभाव को, और इक्तादार, सामंत इक्तादार जो चाहते थे कि हमारे हिसाब से शासन चलेगा दिल्ली का, है ना, तो इनके प्रभाव को पहले खत्म किया रजिया ने ताकत से। आगे देखेंगे, नोट करते रहेंगे, शेयर कर देंगे क्लास को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और पढ़ते रहेंगे भाई साहब शानदार तरीके से। 2023 में बहुत सारी जॉब्स के लिए आप तैयार रहिए। तो होता क्या है, अल्तुनिया और एतगीन ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? रजिया सुल्तान के खिलाफ। तो पॉइंट बना के लिखेंगे, एतगीन, ये भी एक एतगीन नाम का व्यक्ति था जो गुलाम अमीरों में था। पहले तो रजिया का विश्वास पात्र था, लेकिन इसी ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, अल्तुनिया, एतगीन और अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, दोनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है। जैसे रजिया सुल्तान दिल्ली से कहीं बाहर गई किसी अभियान के लिए, तो इन्होंने दिल्ली में विद्रोह कर दिया। तो और गुलाम अमीरों की सहायता लेकर दिल्ली को कब्जाने की कोशिश करी, लेकिन एक बार विद्रोह को दबा दिया रजिया सुल्तान ने। क्या कर दिया? इनके विद्रोह को दबा दिया था। लेकिन ये दोनों व्यक्तियों के नाम लिख लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है, एतगीन और अल्तुनिया। ठीक है, इन्होंने विद्रोह कर दिया था साहब। अब विद्रोह क्यों किया? दिल्ली की गद्दी को हथियाने के लिए। ये चाह रहे थे कि हम शासन में रहेंगे, हम शासक बनेंगे। कौन चाह रहे थे? आपके
एतगिन और अल्तुनिया। अल्तुनिया तो बठिंडा का सूबेदार था, एतगिन भी एक गुलाम अमीरों में था जो दिल्ली में रहता था। ठीक है, दोनों ने मिलकर षड्यंत्र कर दिया रजिया सुल्तान ने, लेकिन पहला षड्यंत्र दबा दिया। लेकिन जैसे दूसरा विद्रोह किया तो दबा नहीं पाए। दूसरे विद्रोह में आप सुन लीजिए, दूसरी बार रजिया सुल्तान दिल्ली से बाहर जाती है किसी अभियान के लिए, तो दिल्ली में विद्रोह कर देते हैं ये लोग थे और भी लोग मिलकर के। लाहौर का भी एजाज था, वो भी मिलता है, और याकूत की हत्या कर देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कृपा पात्र था या विश्वास पात्र था रजिया सुल्तान का। मैंने पढ़ाया भी आपको, अस्तबल का प्रमुख था। रजिया कहीं पे भी जाती थी तो घोड़े पे बिठाया करता था, घोड़े से उतारा करता था, तो वो सबसे ज्यादा विश्वास व्यक्ति था। तो सबसे पहले उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह को बिठा दिया, जो इल्तुतमिश का एक अन्य पुत्र था। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति था, भोग विलास में रहता था। लेकिन क्यों बिठाया, आपको पता है, रजिया सुल्तान अपने हिसाब से शासन कर रही है अपने तरीके से, लेकिन बहराम शाह गुलाम अमीरों के हिसाब से चलता था। तो भाई जो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा वो हमारे हिसाब से शासन करेगा, ऐसा गुलाम अमीरों का मानना था दिल्ली में। लेकिन रजिया उस हिसाब से नहीं चल रही थी, रजिया अपने हिसाब से। इस वजह से वो बाहर गई तो दिल्ली पे कब्जा कर लिया, बहराम शाह को बिठा दिया और बाहर गई पंजाब सॉरी पंजाब की तरफ। तो वहां जाकर के अल्तुनिया जो था बठिंडा का गवर्नर या बठिंडा का सूबेदार, उसने युद्ध करके रजिया को कैदी बना लिया, बंदी बना लिया और कैथल के किले में डाल दिया। कैथल एक पंजाब में जगह पड़ता है ना। अब रजिया सुल्तान क्या करे, दिल्ली की गद्दी पर इधर किसे बिठा दिया, बहराम शाह को, उसके भाई को, इल्तुतमिश के अन्य पुत्र को। किसने, गुलाम अमीरों ने, अपने हिसाब से शासन चलाने के लिए। तो रजिया सुल्तान ने कूटनीति चली, चाल चली, अपना संदेश अल्तुनिया को भिजवाया और शादी की शर्त रखी। शादी कर ली अल्तुनिया के साथ, दिल्ली के शासन को कब्जाने के लिए। ध्यान रखना, ये पूरी स्टोरी इतिहास में। रजिया ने किससे शादी करी, अल्तुनिया से। वो कहाँ का गवर्नर था, बठिंडा का, उसी ने बंदी बना करके रखा था। शादी कर ली तो दोनों लोग फिर आए एक ताकतवर सेना के साथ। तो दोनों का मुकाबला होता है बहराम शाह की सेना के साथ। तो बहराम शाह इन दोनों को हरा देता है, पराजित कर देता है। और जब पराजित कर देता है, जब ये लौट रहे होते हैं पंजाब से, दिल्ली से पंजाब के बीच में वापस जब लौट रहे होते हैं, तो एक जगह ये आराम कर रहे होते हैं कैंप लगा करके। तो वहां 1240 में दोनों की हत्या आसपास के डकैतों के द्वारा कर दी जाती है। तो इस प्रकार से अंत होता है रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का। ठीक है, ये स्टोरी थी इसमें। आगे से लिख लीजिए, पेपर में जो पॉइंट आता है वो लिखिए। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था, विवाह कर लिया, और उसके बाद दिल्ली पर आक्रमण किया। दोनों लोगों ने मिलकर के, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने आक्रमण किया। क्योंकि रजिया सुल्तान अल्तुनिया का सहारा लेकर के शादी क्यों की, दिल्ली को प्राप्त करने के लिए, और दिल्ली पर आक्रमण किया। लेकिन क्या हुआ, इनको हरा दिया। किसने हरा दिया, बहराम शाह ने। तो इधर लिख लेंगे, इसे मैं हटा देता हूं। ये सूबेदार गवर्नर के नाम याद रखना, और पॉइंट लिखेंगे, बहराम शाह जो दिल्ली का सुल्तान बना दिया था रजिया के वहां जाने के बाद। बहराम शाह ने रजिया, मतलब अपनी बहन थी, रजिया सुल्तान बहराम शाह की बहन थी, और अल्तुनिया को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। अगला पॉइंट, रजिया सुल्तान को अल्तुनिया को हरा दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की क्या कर दी गई, 25 दिसंबर 1240 को वापस लौटते समय, 25 दिसंबर 1240 को वापस लौटते समय, जब वहां से हार गए तो वापस लौट के आ रहे अपने पंजाब की तरफ। लौटते समय डकैतों ने, बोला जाता है कि डकैतों का वहां एक वर्ग था, डकैतों ने वध कर दिया, दोनों को मार दिया, वध कर दिया था। तो इस प्रकार से ये लिख लेना, 1240 में अल्तुनिया की भी हत्या कर दी और किसकी, रजिया सुल्तान की हत्या
कर दी थी। ठीक है जी। अब आगे अगर बात करेंगे, रजिया सुल्तान को यदि ऊपर लिख देता हूं, रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने में किसका हाथ रहा, ये कई बार प्रश्न आता है। तो लिखेंगे रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी से किसने हटाया, दिल्ली की गद्दी से, क्या नाम है इनका, गुलाम मत लिखो, पूरा नाम लिखो इनका, किसने हटा दिया था, तुर्की गुलाम अमीरों ने। तुर्की तो थे ही, गुलाम रहते थे और अमीर बोलते थे। गुलाम, भाई गुलाम या दास के रूप में तो शासनकाल चलता रहा एक दूसरे शासनकाल। तुर्की गुलाम अमीरों ने रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी से तुर्की गुलाम अमीरों ने हटाया था, इन्हीं का पूरा षड्यंत्र था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, पॉइंट याद रखना है ना, नोट करके, बहुत अच्छे शानदार तरीके से पूछा गया ये कई बार। ठीक है जी। आगे अब क्या होता है, जब रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई तो कौन था दिल्ली का सुल्तान, कौन बन गया था इस समय के लिए, इसी का भाई बैराम शाह। तो बैराम शाह रहता है कुछ समय तक, बैराम शाह 1240 से 1242। तो देखिए कौन बनेगा, बैराम शाह अगला जो उत्तराधिकारी था ही उस समय बनेगा क्या, 1240 से 1242, 2 साल तक रहा। और इसे भी हटा दिया गुलाम अमीरों ने। भाई गुलाम अमीर तो ये थे कि भाई जो हमारे हिसाब से करेगा इसकी हत्या करी, हटाया नहीं, इसे मार दिया गुलाम अमीरों ने। फिर दूसरा कौन आता है यहाँ पे, दूसरा उत्तराधिकारी बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह, 42 से 40, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1240। ठीक है, 4 साल तक ये रहता है, 2 साल तक ये रहता है, 4 साल तक ये रहता है। इसे बैठा दिया, किसने बैठाया, गुलाम अमीरों ने। भाई ऐसे समझो जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो लोग कहते थे, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा रहती थी कि भैया वो तो प्रधानमंत्री हैं लेकिन सरकार कौन चलाता है, सोनिया गांधी हैं और लोग हैं बड़े बड़े, है ना, गांधी परिवार के लोग चलाते हैं, है ना। ऐसा ही ऐसे हो रहा था, गद्दी पे तो इनको बिठाया लेकिन सरकार चलाते कौन थे, फिर देख लीजिए आप, एक बार मैं बता दूं, तुर्की गुलाम अमीर, ये एक बहुत बड़ा वर्ग था, ये कहते थे कि दिल्ली में जो भी बैठेगा वो हमारे हिसाब से शासनकाल करेगा और नहीं करेगा तो फिर पतन कर दिया जाएगा। इसकी भी हत्या इन्होंने ही कर दी 40 से 42, ये भाई था रजिया का। इसके बाद अगला ये उत्तराधिकारी बनता है 42 से 46, जब इसने सही से काम नहीं किया तो तीसरा उत्तराधिकारी आया, इसकी भी हत्या कर दी गई, नसरुद्दीन महमूद 46 से 65। अगला कौन बनता है, नसरुद्दीन महमूद उत्तराधिकारी, 1240 से लेकर के 1265 तक रहता है। कुल मिला के कुछ वर्षों तक रहे और अयोग्य व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे, अयोग्य थे, अगर बात करें तो भाई साहब, है ना, अयोग्य व्यक्ति थे, कुछ वर्षों तक ये यहाँ पे रहे, है ना, कुछ वर्षों तक यहाँ पे रहे लेकिन अयोग्य व्यक्ति थे ये, इस बात को याद रखना। देखो एक बार फिर देख लो, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का उत्तराधिकारी कौन बना, बैराम शाह, 40 से 42 तक 2 साल। इसकी हत्या कर दी गुलाम अमीरों ने ही, अगर गुलाम अमीरों के हिसाब से शासन नहीं किया तो तुर्की गुलाम अमीरों ने। अलाउद्दीन मसूद शाह बैठाया, 42 से 40 में गया ये 4 साल के लिए, इसकी भी हत्या कर दी गई। फिर अगला उत्तराधिकारी कौन बना दिल्ली का, नसरुद्दीन महमूद, 1240 से 1265। इसके शासनकाल के आते आते असली जो सत्ता थी, असली जो ताकत थी दिल्ली की, वो किसके हाथों में चली गई, वो बलबन के हाथों में चली गई थी। 40 से 65 के समय में 10-15 साल का जो शासनकाल रहा, ये तो नाम मात्र के लिए बैठा, लेकिन असली जो ताकत थी, असली जो उत्कर्ष हो रहा था, एक उत्थान हो रहा था एक व्यक्ति का, वो था गयासुद्दीन बलबन, है ना, जिसे बलबनी वंश में पढ़ेंगे। और इन सारे लोगों को कौन से वंश में पढ़ रहे हैं हम, ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया सुल्तान को और बाकी के इन तीनों लोगों को शमसी वंश के लोग थे ये, व्यक्तिगत तौर पर शमसी वंश। वैसे तो गुलाम वंश ही पढ़ रहे हैं हम अभी, है ना, कौन सा वंश पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश। ठीक है, तो इसके समय में पूरी की पूरी ताकत 65 तक बलबन के हाथों में थी। बलबन एक योग्य व्यक्ति था, है ना, वो भी एक गुलाम के रूप में बाहर से ही भारत आया था। ठीक है, और इल्तुतमिश की
दरबार में या सेवा में या सेना में काम करता था। इल्तुतमिश ने अपने 40 दल जो बनाया उसका एक सदस्य था, उसका एक सिपाही था। 40 दल बनाया। तुर्काने चहलगनी इल्तुतमिश ने बनाया था विद्रोहियों से लड़ने के लिए, तो उसका एक पार्ट था, एक हिस्सा था बलबन। तो बलबन ने अपने हाथों में शक्ति और सत्ता ले ली थी यहाँ पे, है ना। तो ये अयोग्य उत्तराधिकारी थे, इतने एग्जाम्स में आते नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये लिखे हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो गयासुद्दीन बलबन का आएगा, उसके विषय में आपको पढ़ाएंगे डिटेल से। ये भी पढ़ा दिया। रजिया सुल्तान का ये टॉपिक था। सिर्फ 4 साल तक रहती हैं, पहली मुस्लिम और अंतिम मुस्लिम महिला के तौर पर शासिका बनी दिल्ली की, अथवा उत्तर भारत पढ़ लीजिए आप इसे, ठीक है। उत्तर भारत ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ेंगे तो लोकेशन के हिसाब से। इसके बाद इसका भाई बहराम शाह, फिर बहराम शाह के बाद उसका अगला उत्तराधिकारी अलाउद्दीन, और उसके बाद फिर नसरुद्दीन। इस तरीके से ये बनते रहे। अयोग्य लोग थे, कोई 2 साल, कोई 3 साल, 4 साल, और इनको हटाने का काम करते थे तुर्की गुलाम अमीर। भाई आप शासन नहीं करोगे, हट जाइए। आप हमारे हिसाब से कोई निर्णय नहीं लगाएंगे तो हट जाइए। आप हमारे हिसाब से सूबेदार कहीं अपॉइंट नहीं करेंगे तो हट जाइए। आज भी सरकारों में होता है भाई, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो राज्यपाल अपॉइंट करता है अपने हिसाब से, राष्ट्रपति से बोल करके, है ना। तो अलग अलग स्टेट से जितने भी हैं राज्यपाल अपॉइंट्स होते हैं, राज्य का संवैधानिक अधिकारी होता है। ऐसे ही राज्यों के पहले उस समय का जो अधिकारी था वो भी गवर्नर या सूबेदार या राज्यपाल होता था, ठीक है। पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ने के लिए शुरू से पढ़ा रखा है मैंने मध्यकालीन इतिहास से। प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ चेक कीजिए, और वहाँ से पूरे नोट्स मिलेंगे आपको अच्छे से, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो जाके। रात में 9 से 10 टॉप जीके के जो प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है उनको चर्चा करता हूँ मैं, है ना। और सारे बच्चे जुड़ते हैं, और उस क्लास के लिए भी जुड़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट ईयर कुछ 2-3 दिन में ही अगली साल में प्रवेश करेंगे अंग्रेजों के हिसाब से अगली साल में। वैसे अपनी परंपरा के हिसाब से हमारी जो नई साल होती है वो मार्च के महीने में होती है। जब नया उत्पादन, नई फसलें जब कटने का त्यौहार होता है तो मार्च का महीना होता है अपने हिसाब से, तो ठीक है। लेकिन आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वर्ष 2023 में विशेष वैकेंसी निकलेंगी, बम्पर वैकेंसी आएंगी अलग अलग विभागों में, जो आपको नौकरी दे करके जाएंगी। उसके लिए आप पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।